खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे महाराष्ट्र का। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में जुबानी जंग तेज हो गई है। एसएसयूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी और अजीत पवार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा है कि गुंडों की पार्टी है। संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार की पार्टी एनसीपी से गुंडे चुनाव लड़ रहे हैं और ये बीजेपी नैतिकता की बात करती है। ये वार क्या है? जुबानी जंग तेज हो चुकी है। नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। नामांकन पूरे हो चुके थे। इसी बीच यहाँ पर अब जुबानी जंग जो है वो मतदान से पहले देखी जा रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इससे पहले देखा गया, उसके बाद अब देखिए किस कदर जुबानी जंग जो है वो तेज हो चुके हैं। बीजेपी पर संजय राउत ने हमला बोलते हुए यहाँ पर कहा है कि गुंडे जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। संजय राउत ने बीजेपी अजीत पवार पर निशाना साधा है कि इनके यहाँ से गुंडे ही चुनावी मैदान में हैं। अब ये गुंडों की पार्टी बन गई है। आपको मालूम है ना, ऑफिस है, ये गुंडा पार्टी बन गए। उनके जो साथी अजीत पवार, उनके पार्टी में महाराष्ट्र के सब गुंडों के जो डॉन है, उनके पार्टी से चुनाव पुणे में लड़ रहे हैं, मुंबई में लड़ रहे हैं, नासिक में लड़ रहे हैं। ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमेशा नैतिकता की बात करती है, हाँ, संस्कार की बात करती है और सभी गुंडों को और भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लेकर उम्मीदवार बनाती है। तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? शिवसेना को या मराठी मानुस को हराने के लिए ये गुंडों की मदद ले रही है, उसमें उनकी हार है। वहीं बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। आज शाम तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। जिन प्रत्याशियों के नामांकन में गड़बड़ी होगी उसका नामांकन रद्द होगा। नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची सामने आएगी। वहीं आपको बता दें कि केडीएमसी यानी कि कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए बीजेपी शिवसेना महायुति के कुल 9 नगर सेवक निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 122 सदस्यों वाली केडीएमसी में 9 सीटें निर्विरोध जीतकर महायुति ने मजबूत बढ़त बना ली है। इनमें बीजेपी के 5 और शिवसेना शिंदे गुट के 4 उम्मीदवार शामिल हैं। पैनल क्रमांक अगर बात की जाए तो 24 से रमेश महात्रे हैं और विश्वनाथ राणे हैं और साथ ही वृषाली रंजीत जोशी भी हैं। निर्विरोध चुने गए हैं ये लोग। इसके अलावा वार्ड क्रमांक की अगर बात करें तो 28A से हर्षल राजेश मौर्य निर्विरोध जो है निर्वाचित हुए हैं। यहाँ पर निर्विरोध निर्वाचित इनको किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है बहुत जल्दबाजी में नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, उसके बाद बेहद से नामांकन पत्र जो है वो रद्द हुए। अब नाम वापस लेने का अंतिम दिन जो है वो आज है। इसके बाद बेहद से तस्वीरें जो हैं वो साफ हो जाएगी कि आखिरकार कितने प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। बीएमसी चुनाव ठाकरे भाइयों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। बीएमसी चुनाव जीतने के लिए दोनों भाइयों ने पूरी ताकत लगा दी है। आज से 13 जनवरी तक दोनों भाई 7 से 8 रैलियां एक साथ करने वाले हैं। बीएमसी चुनाव के अंतिम चरण में दोनों भाई 3 रैलियां मुंबई में करेंगे। वहीं मुंबई के पश्चिमी, पूर्वी और शहर अलग अलग हिस्सों में संयुक्त रैली करेंगे। इसी तरह ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नासिक, नवी मुंबई और एमएमआर क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी दोनों भाई एक साथ रैली करेंगे। दोनों भाई मराठी मानुष के मुद्दे के साथ चुनावी रैली में उतरेंगे और बीएमसी समेत 29 महानगर पालिका में अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। और वहीं इसी बीच बीएमसी से जुड़ी एक ताजा रिपोर्ट ने मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्ट का दावा है कि बीएमसी की ओर से विकास कार्यों के लिए ज्यादातर फंड सत्ताधारी पार्टी के पार्षदों को ही दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विकास फंड का लगभग 99% हिस्सा रूलिंग पार्टी के पार्षदों को मिला है। विपक्षी पार्टियों के पार्षदों को सिर्फ 1% फंड मिला है। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी दल बीएमसी की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि जिन वार्डों में सत्ताधारी पार्टी के पार्षद है वहां सड़क, नाली, पानी, लाइट और सौंदर्यीकरण जैसे काम तेजी से हुए, जबकि जहां विपक्षी पार्टियों के पार्षद हैं वहां की जनता अभी भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रही है। उन्होंने काम किया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वसूली का काम किया। मैं तो पहले बताया, आपके सवाल के पहले ही मैंने बता दिया, ये तो कोई मैच फिक्स था ही नहीं। क्योंकि जब थे तो आप मीडिया उठा लीजिए, हम लोग कोर्ट में गए, ये लोग निधि नहीं देते थे और निधि का सवाल ही कहाँ उठता है। 22 तक कार्यकाल था और तब तक वो 22 जून तक वही मुख्यमंत्री थे। 7 मार्च को हमारा कार्यकाल खत्म हुआ, तो निधि आई कहाँ से? लेकिन अगर जहाँ पे विल हो, काम करने की इच्छा हो तो काम होता है। अरे
बीएमसी में जाइए, सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट है, रोड के लिए रोड का फंड है अलग से, हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल का फंड है, और इसके लिए कचरा घन कचरा विभाग के लिए कचरे का फंड अलग से है, पानी के लिए पानी का, तो हर चीज का फंड है। आप सुझाव तो करिए, लेकिन एक फंड उनको जरूर नहीं मिला जो उनको फंड, जिस फंड को फंड करना था। लेकिन सत्ता पक्ष का दावा है कि फंड का आवंटन जरूरत और प्रोजेक्ट के हिसाब से किया गया है। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि जहां योजनाएं तैयार थी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी थी, वहां फंड जारी हुआ है। टर्नियर जो था वो 2017 से 2022 तक था। 22 के बाद जिस तरीके से प्रशासन के हाथ में सब महानगर पालिका जाने के बाद वास्तविक प्रशासन ने सब पार्षदों को सब सेम फंड जो है वो बराबर तरीके से बांटना चाहिए था। लेकिन जो गुट शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे उनके पक्ष में है, उनके साथ में है, और ऐसे जो पार्षद है उनको आज तक 3 सालों में थोड़ा भी जरा भी फंड दिया गया नहीं है। उसके वजह से इस प्रभाग के जो महत्वपूर्ण काम जो है वो वैसे ही पेंडिंग है। वहीं मुंबई का वर्ली इलाका, जहां से आदित्य ठाकरे विधायक हैं, वहां पर भी बीएमसी की लड़ाई काफी दिलचस्प बनी हुई है। यहां शिंदे, शिवसेना, कांग्रेस और निर्दलीय समेत कुल 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। रेणुका तांबे बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरी हैं। हमारे संवाददाता ने इनसे खास बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहना है इनका। मुंबई में होने वाले बीएमसी इलेक्शन को लेकर के अलग अलग पार्टियों के, बड़े बड़े पार्टियों के कैंडिडेट से लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं। लेकिन मुंबई में न सिर्फ बड़े पार्टियों से उम्मीदवार खड़े हैं, बल्कि कई अपक्ष यानी कि इंडिविजुअल अपने दम पर भी कई सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो उतरे हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं के सामने दमखम लगा रहे हैं। इस समय हमारे साथ खुद रेणुका जी हैं, जो कि वार्ड नंबर 197 से खड़ी हैं, और इनके सामने कई सारे, चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, बीजेपी हो, ठाकरे बदल, अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े होंगे और भी कई कैंडिडेट्स होंगे। मैडम, सबसे पहले तो आप लगातार खड़ी हैं, अब दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए कि इंडिविजुअल खड़ी हैं आप, अपक्ष खड़ी हैं, और जब पार्टी का सपोर्ट होता है, पार्टी के पीछे पूरा एक लोग लगे रहते हैं, सपोर्टर होते हैं, क्या फर्क होता है अगर अकेले लड़े और फिर पार्टी के उसमें लड़े? पहले तो वर्ली के सब जनता को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि ढेर सारी लोग यहाँ पे खड़े हैं, मतलब बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े पार्टियों के, तो मुझे तो इतना ही पता है कि इस समय दिग्गज पार्टी, क्योंकि दिग्गज पार्टी हमेशा नगर सेवक बने, आमदार बने और इधर उधर चले जाते हैं। इसके लिए अपक्ष खड़ा होना सबसे बड़ी बात है, और हम हमारे दम पे खड़े हैं। हमको कोई भी पार्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ये बड़े बड़े पार्टियों ने हमारे जैसे, मतलब दलित समाज को हमारे पीछे छोड़ा है। उनको वोटिंग के लिए दलित समाज चाहिए, लेकिन चुनाव के लिए नहीं। मेरे साथ ऐसे ही चला आया है, इसके लिए मैंने भी अपक्ष खड़ा होने की कोशिश की। एक सवाल पूछेंगे, अपक्ष खड़े होने के लिए आपने तैयारी कब से शुरू कर दी थी, और लोगों से जब मिल रही हैं तो क्या कुछ वादे, क्योंकि पार्टियों की तरफ से मालूम चलता है कि पार्टी ये कह रही है, वो कह रही है, लेकिन जब इंडिविजुअल जब खड़े होते हैं तो क्या लोगों से वादे कर रही हैं? क्या है एरिया में जो अधूरे काम है, जो कंप्लीट कराएंगे? मैंने मतलब कम से कम 6 महीने हो गए मैं लोगों में घूम रही हूँ। मुझे पता है कि पार्टी वाले मुझे कोई टिकट नहीं देंगे, तो मैं खुद से अपने दम पे लोगों से बातचीत कर रही हूँ, मीटिंग ले रही हूँ। मेरा इतना ही कहना है कि आपके नगर सेवक ने आपके साथ किया क्या है? 8 साल तक नगर सेवक थे, जो भी है, मतलब पहले तो मनसे के थे, बाद में वो शिवसेना में गए, फिर मतलब उबाटा में गए, फिर वो अभी एकनाथ शिंदे साहब के साथ है। तो उन्होंने क्या किया आपके लिए? आपके वार्ड में क्या किया? पानी का प्रॉब्लम था, फिर मतलब जो भी है, गंदगी है, वो नगर सेवक अभी मतलब स्वच्छता मुहिम निकाल रहे। तो 8 साल तक आपने आपके वार्ड में इतनी गंदगी क्यों की कि आपको अभी साफ सफाई करनी पड़ रही है? वो अलग बात है। फिर हम लोग तो, मैं तो खुद जा रही हूँ, लोगों के पास घूम रही हूँ, तो मैं लोगों से इतनी विनती कर कि भाई, आप अगर मुझे वोट देंगे तो मैं 24 घंटे आपके लिए खड़ी।
तो फिलहाल एक रिपोर्ट सामने आई है, उसको लेकर घमासान मचा हुआ है। चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीएमसी की ओर से विकास कार्यों के लिए ज्यादातर फंड सत्ताधारी पार्टियों के पार्षदों को ही दिए गए हैं, लेकिन जहां पर विपक्ष के पार्षद है वहां पर विकास कार्यों के लिए ज्यादा फंड नहीं दिया गया, वहां पर यानी कि कटौती की गई है। ये आरोप जो है अब लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से और हालांकि एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये तमाम दावे भी जो है वो किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष का रुख करेंगे। मनीष, एक रिपोर्ट सामने आई और रिपोर्ट में दावा किया गया कि बीएमसी की ओर से विकास कार्यों के लिए ज्यादातर फंड सत्ताधारी पार्टी के पार्षदों को ही दिया गया है। देखिए ये अब बीएमसी चुनाव के सर पर है और ये क्योंकि 2022 के बाद से ही जो 2017 में जो कॉर्पोरेटर या पार्षद जीत करके आए थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था 2022 के बाद। लेकिन हुआ यूं कि अभी तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू हो चुके हैं और कल भी हमने कुछ नेताओं से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी फंड थे जो भी उस समय जो दिए गए इस बीच वो उन क्षेत्रों में दिए गए, उन पार्षदों के पास दिए गए जहां पर महायुति के नेता चुन करके आए हैं और मौजूदा थे वहां पर। तो ये तमाम बातें वो लगातार कह रहे थे। अब वहीं अगर हम बात करें महायुति के पार्षदों से भी हमारी बात हुई कि आप पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास के लिए जो फंड आता है वो तमाम सभी को आता है और क्योंकि ज्यादातर पार्षद उनके चुने गए थे इसीलिए कई जगहों पर फंड जो है उनके पार्षदों तक पहुंचे। अब इसको लेके खींचतान शुरू हो गई है। वहीं आप देखिए कि आज भी पिंकी अगर हम बात करें तो आज संजय राउत ने भी एक बयान दिया है। अब वहां से भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। साफ तौर पर कहना है कि आपकी पार्टी में ज्यादातर जो है वो उनके जो शब्द हैं उन्होंने कहा कि गुंडे हैं और अजीत पवार की जो कैंडिडेट हैं उन पर भी निशाना साधा है और कहा है कि क्या बीजेपी को अब ऐसे लोगों को लेके साथ में चलने की जरूरत है या जीतने के लिए अब ऐसी जरूरत है तो फिर वो उनकी हार है। तो अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि कल एक तस्वीर आई जहां पर एकनाथ शिंदे और उनके जो बेटे श्रीकांत शिंदे वो वीडियो कॉल पर अपने कॉर्पोरेटर से बात करते हुए दिखाई दिए जो जीत करके आए हैं। तो आरोप प्रत्यारोप और अपना एक मैसेज देने की जो कोशिश है वो इन दिनों बीएमसी चुनाव के मद्देनजर दोनों तरफ से की जा रही है। बिल्कुल। और मनीष, क्या इसको इस नजर से भी देखा जा सकता है कि शिवसेना उद्धव गुट जो है वो धरातल पर काम नहीं करवा पाए और अब जब चुनाव सामने आए हैं तो इसका पूरा ठीकरा सत्ता पक्ष पर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि अक्सर चुनाव से पहले इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते रहे हैं हर जगह पर। पिंकी देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कल हमारे जब पार्षदों से बात हो रही थी तो कुछ बीजेपी के थे, उन्होंने भी यही बात कही कि उद्धव ठाकरे सीएम थे बीच में और उनकी महाविकास अघाड़ी की सरकार थी 2022 तक और 19 में भी वो जो है तमाम पार्षद जीत करके आए थे और जो बीएमसी है उस पर हमेशा से शिवसेना का वर्चस्व रहा है। तो उनका साफ कहना था कि आप हमेशा से बीएमसी पर आपका जो है वर्चस्व रहा है, आप वहां पर काबिज रहे हो। इसके बाद अगर आप इन 3 सालों को लेकर के इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करते हो तो जाहिर तौर पर खुद को भी देखने की जरूरत है कि किस तरीके से प्रशासन को चलाया गया है। तो निश्चित तौर पर कोशिश ये है कि जनता के बीच में ये बात पहुंचाई जाए कि किनके कार्यकाल में कितना सही तरीके से जो है प्रशासन चला है। लेकिन अब यही है कि ये आज से प्रचार प्रसार भी शुरू है तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू होंगे। अब ये देखना होगा कि अब इस बार के बीएमसी चुनाव में जो अब तक का शिवसेना का वर्चस्व रहा है क्या वो इस बार भी कायम रह पाता या नहीं रह पाता, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसको कामयाब रखा जाए, इसलिए राज ठाकरे के साथ उन्होंने युति की है ताकि किसी भी तरीके से ये जो माहौल महायुति की तरफ बह रहा है उसको बदला जाए। बिल्कुल। जिस तरीके से माहौल बदलने की कोशिश की जा रही है इसका धरातल पर कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।